Hello commandos, welcome to Biomentors classes online and the continuation of chemical kinetics। हम लोग बात कर रहे हैं chemical kinetics के बारे में, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोगों ने अभी बात किया मॉलिक्यूलरिटी, पिछले लेक्चर में मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो मॉलिक्यूलरिटी को मैंने आपको बताया द number of reacting species undergoing simultaneous collision, number of reacting species undergoing simultaneous collision, और इसका डिसीजन हम रिएक्शन के स्लोवेस्ट स्टेप से लेते हैं। हम लोग डिफरेंस लिखने वाले हैं तो दोनों चीजें क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज व्हाट? सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स which affected the rate of chemical reaction, sum of power of concentration of reactants, sum of power of concentration of reactants on which the rate of reaction actually depends, on which the rate of reaction actually depends is called order of reaction। और order of reaction से related मैंने आपको बताया कि मैथमेटिकली हम ऑर्डर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस पर हम लोग प्रॉब्लम्स कर रहे थे। अगर A प्लस बी प्लस सी कोई केमिकल रिएक्शन है और ये प्रोडक्ट फॉर्म कर रही है, देन दिस रिएक्शन प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एंड द रेट इज एक्सप्रेस लाइक रेट इक्वल टू के A टू द पावर 1/2, B टू द पावर 1/3 एंड C टू द पावर 1/4। तो इस कंडीशन में हमको क्या काम करना है? सम ऑफ द पावर्स ऑफ द concentration of reactant, the powers are 1/2 plus 1/3 plus 1/4। तो टोटल आंसर हमारा आ गया था 13/12 ऑर्डर। तो 13/12 ऑर्डर रिएक्शन यहां पे हमने निकाल लिया था, ठीक है। तो मैथमेटिकली हमको ये बात ध्यान रखना है कि रेट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सम ऑफ power of concentration of reactants which affected the rate of chemical reaction, जिससे rate of chemical reaction इफेक्ट होगी उसको हम कहेंगे order of reaction। जैसे मान लीजिए केमिकल रिएक्शन है मेरे पास CH3 COO C2H5 प्लस वाटर, ठीक है। इट गिव्स CH3 COOH प्लस C2H5OH, ओके। तो C2H5OH। अब देखने पर दो रिएक्टेंट है ना, पावर्स भी आप लोगे तो इसका पावर 1 और इसका पावर 1 तो 2 आ जाएगा। तो थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ये होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके। ये रिएक्शन कैसा है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वाटर के कंसंट्रेशन में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिकॉज द रेट ऑफ रिएक्शन is depends only on concentration of ethyl acetate. The rate of reaction is depends on only the concentration of ethyl acetate. Water is not affected the rate of reaction. Water is not affected the rate of reaction. तो मतलब प्रैक्टिकली जब हम बात करेंगे तो हमको चीजें पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, जबकि मैथमेटिकली हम क्या करेंगे? सीधे सीधे पावर्स को सम कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिकॉज द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड्स ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट। वाटर इज नॉट अफेक्टेड द रेट ऑफ रिएक्शन। वाटर वो फैक्टर नहीं है जो रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करेगा। वाटर इज नॉट अफेक्टेड द रेट ऑफ रिएक्शन, ओके। तो वाटर रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करता है, इसलिए ये रिएक्शन कैसी है? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। सभी के एग्जांपल्स भी हम लोग लिखेंगे, टेंशन नहीं लेना है इन सब चीजों का। अभी हम लोग केवल समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब आपको ऐसा, जैसे दो रिएक्टेंट यहाँ पे थे तो उनको देख करके आप ये अंदाज नहीं लगा सकते हो पर्टिकुलर रिएक्शन में कि ये फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है। यहाँ पे आपको उसके प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ऑर्डर जो है वो एक
प्रैक्टिकल वैल्यू है। अब आ जाते हैं दोनों के डिफरेंसेस लिख लेते हैं। सम वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस आर देयर बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बात करते हैं पहले मॉलिक्यूलरिटी और दूसरा कॉलम था हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो पहली बात मॉलिक्यूलरिटी के बारे में, तो डेफिनेशन इज क्लियर, सम ऑफ पावर molecularity is what? Number of molecules of reactants takes part in elementary step or initial step. It is the number of reacting species, number of reacting species, number of reacting species, number of reacting species undergoing simultaneous collision, number of reacting species undergoing simultaneous collision, undergoing simultaneous collision. Okay, and what is the order of reaction? Sum of power of concentration of reactants, sum of power of concentration, sum of power of concentration of reactants, sum of power of concentration of reactants, sum of power of concentration of reactants which affect the rate of chemical reaction, which affect the rate of chemical reaction, affect the rate of chemical reaction, affect the rate of chemical reaction. Okay, which affect the rate of chemical reaction, जो rate of chemical reaction को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है अभिक्रिया के वेग को. नंबर 2, it is theoretical value, it is theoretical value और मॉलिक्यूलरिटी जो है वो थ्योरेटिकल वैल्यू है. आप आराम से रिएक्टेंट को गिन करके, उसके नंबर को गिन करके मॉलिक्यूलरिटी के बारे में अंदाज लगा सकते हो, मॉलिक्यूलरिटी पता कर सकते हो. और प्रैक्टिकल के बारे में, ऑर्डर के बारे में ऐसा कुछ नहीं कह सकते. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज प्रैक्टिकल वैल्यू. तो प्रैक्टिकल वैल्यू मतलब प्रायोगिक मान है, ये सिद्धांतिक है और वो प्रायोगिक मान है. तो मॉलिक्यूलरिटी इज द थ्योरेटिकल, वेयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द practical value. Always in whole numbers, always in whole numbers, हमेशा पूर्णांक संख्या में होती है, always in whole numbers. और may be fractional negative, may be fractional negative, may be fractional negative भी हो सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मे बी फ्रैक्शनल नेगेटिव एंड जीरो, फ्रैक्शनल नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जबकि मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो नहीं होगी, मॉलिक्यूलरिटी इज नेवर जीरो. ठीक है. और तो क्या क्या चीजें हो गई, मॉलिक्यूलरिटी जो है वो थ्योरेटिकल वैल्यू है, ऑर्डर कैसा है, प्रैक्टिकल वैल्यू है, ऑलवेज इन होल नंबर्स, मे बी फ्रैक्शनल, जीरो और नेगेटिव. ठीक है. इट इज कैलकुलेटेड with the slowest step of reaction, और order is calculated with whole chemical reaction. कोई रिएक्शन कैसे आगे कैरी आउट हो रही है उस बेस पर ऑर्डर कैलकुलेट होता है, होल केमिकल रिएक्शन. ओके. तो दिस इज द इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. मॉलिक्यूलरिटी इज थ्योरेटिकल, ऑर्डर इज प्रैक्टिकल, ऑलवेज इन होल नंबर्स.
और मे बी जीरो फ्रैक्शनल और नेगेटिव। और ऑर्डर के बारे में इसके बाद मॉलिक्यूलरिटी को कहा मैंने कि ये हमेशा स्लोवेस्ट स्टेप से कैलकुलेट होगी और ऑर्डर पूरे केमिकल रिएक्शन के बेस पर कैलकुलेट होगा। ऑर्डर पूरे केमिकल रिएक्शन के बेस पर कैलकुलेट होगा, ठीक है। और मॉलिक्यूलरिटी की जो वैल्यू है वो बेसिकली 4 से कम रहेगी, क्योंकि एट अ टाइम ऐसा कंसीड करते हैं कि 3 से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलिजन एट अ टाइम नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मॉलिक्यूलरिटीज और ऑर्डर भी 4 पे नहीं जाती, ऑर्डर भी 3rd तक ही रहती है, ठीक है ना। तो दिस इज द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद द डिफरेंसेस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक। अब ऑर्डर पे हम लोग काम कर रहे थे, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ऑर्डर को समझ लेते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद फिर बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और 0 ऑर्डर रिएक्शंस के, मतलब नॉर्मल जो ऑर्डर्स हैं उन पे बात करते हैं। उन रिएक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑर्डर पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो अभी एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ऑर्डर पे, सेकंड क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रेट इक्वल टू क्या होता है, Ka⁴n, और n यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हियर n is the order of reaction, n is the order of reaction। और अभी एक रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने बात किया था जिसमें आंसर हम लोग ला रहे थे 13/12, है ना। एक सेकंड क्वेश्चन और करते हैं। इफ द रेट ऑफ रिएक्शन, इफ द रेट ऑफ रिएक्शन, इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज a⁴1/2, if the rate of reaction is a⁴1/2 and b⁴3/2, a⁴1/2 and b⁴3/2, फाइंड ऑर्डर। तो ऑर्डर निकालना है, तो बिल्कुल सिंपली क्या ध्यान रखना है, जो पावर्स हैं उसको जोड़ देना है। तो रेट इक्वल टू व्हाट, Ka⁴n, ठीक है। तो पहले का 1/2, दूसरे का 3/2, तो 1/2 प्लस 3/2, तो कितना आ गया, ये आधा 0.5, और ये आ गया आपका 3/2 मतलब 1.5, 1.5 प्लस 1.5, तो क्या आ गया ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर इज द रिएक्शन। ऑर्डर कितना आ जाएगा, सेकेंड ऑर्डर आ जाएगा, ओके। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, इन पे आपको भी प्रैक्टिस करना है, बुक्स में भी क्वेश्चंस हैं इसमें, और ये अच्छा इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो इसके जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ही बढ़िया है, उतना एडवांटेज है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया, अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इक्वल टू Ka⁴3/2, yes it is 3/2 and b⁴−1/2, b⁴−1, b⁴−1, only -1, b⁴−1, फाइंड ऑर्डर, फाइंड ऑर्डर। तो इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर निकालना है। तो 3/2 इज द 1.5, ओके। तो 1.5 - 1, अब तो आप आराम से निकाल लोगे, कितना आ गया 0.5, 1/2 ऑर्डर, ओके। तो 1/2 ऑर्डर इज द आंसर। तो दिस इज कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये हम लोग बात कर रहे थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। और 1-2 क्वेश्चन करते हैं, सम मोर क्वेश्चंस, जो कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस जिन टॉपिक्स पर हम करेंगे उतना ज्यादा परफेक्टनेस आती जाएगी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीज बाय 2 times, if the concentration of reactants, if the concentration of reactants increase by
2 times, concentration of reactant increase by 2 times, then the rate of reaction increase by 4 times, then the rate of reaction increase by 4 times. Find order. So now here the rate equal to K a to the power n. This is the formula and K का वैल्यू कुछ केवल नहीं है, तो क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन A का वैल्यू अगर हम 2 टाइम्स कर रहे हैं तो रेट कितना हो गया 4 टाइम्स, तो रेट इज 4 टाइम्स व्हेन कंसंट्रेशन इज 2 टाइम्स, तो 2 to the power n. हाउ टू एक्सप्रेस 2 to the power 2 इक्वल टू 2 to the power n, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, सेकेंड ऑर्डर, द रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर. तो दिस इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये एक अगला टाइप है क्वेश्चन का जिसमें हम लोग रेट और ऑर्डर को कैलकुलेट करते हैं. तो दिस इज अनदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन. ओके, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और करते हैं इस पे. सो देयर इज सम प्रैक्टिस फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर, क्योंकि जो नॉर्मल रिएक्शंस हैं उनके सबके ऑर्डर हमको याद करने पड़ेंगे. तो अगर मैथमेटिकल एस्पेक्ट में क्वेश्चन आता है तो ये मतलब बहुत आसान बात होगी यहाँ पे सॉल्व करना इसके क्वेश्चंस को. ठीक है, अगला, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय 5 टाइम्स, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीज बाय 5 टाइम्स, देन rate of reaction increase by 25 times. Rate of reaction increase by 25 times. Find order. तभी ऑर्डर निकालना है आपको. अगेन तो कॉन्सेंट्रेशन को 5 टाइम्स करते हैं तो रेट कितना हो जाता है 25 टाइम्स. तो दिस इज 25 इक्वल टू 5 to the power n. अगर हम डायरेक्ट रख दें तो ऐसा हो जाएगा 5 to the power n. तो हाउ टू एक्सप्रेस 25, 5 into 5, तो 5 to the power 2 equal to 5 to the power n. तो n equal to what? Second order. The answer is again second order reaction. Okay, next question पे बात करते हैं about the next question. Similar pattern of different type of questions. अगला question. If the concentration of reaction increase by 2 times, then rate increase by 8 times. If the concentration of reactants increase by 2 times, then rate of reaction increase by 8 times. Rate of reaction increase by 8 times. Find order. Okay, so again what happens, rate is increased by 8, so 8 equal to 2 to the power n. So now it is what, 2 to the power 3 equal to 2 to the power n. So n equal to कितना आ जाएगा, थर्ड ऑर्डर. Now the reaction is third order. 2 into 2 into 2, 2 into 2 4, 4 into 2 8. So here the reaction is third order. इस बार रिएक्शन कितने ऑर्डर आ गई, थर्ड ऑर्डर आ गई. वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं. बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर, वेरी सिमिलर. ओके, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीज बाय, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन और रिएक्टेंट्स इंक्रीज बाय 1.5 times, 1.5 times. Then rate of reaction increase by rate of reaction increase by 2.25 times. Rate of reaction increase by 2.25 times. Find order. क्वेश्चन आ चुका है ये वाला, है ना. Find order. तो ऑर्डर निकालना है. तो व्हाट हैपेंस, 2.25. तो दिस इज 2.25 इक्वल टू 1.5 to the power n. So here 1.5 into 1.5 equal to 2.25. So 1.5 to the power 2 equal to
1.5 to the power n. So now our answer is second order again. 1.5 into 1.5 is the 2.25. इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा अगर कंफ्यूजन होगा तो. इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन. ओके, नाउ n इक्वल टू 2. n इक्वल टू कितना आ गया? सेकेंड ऑर्डर. n आ गया सेकेंड ऑर्डर. ठीक है, तो इफ the concentration of reactants increased by 1.5 times then rate increased by 2.25 times, तो उसमें तो अब रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा? 2, है ना. अब कोई सा भी क्वेश्चन होगा तो बहुत ही आसानी से आप इसको कर पाओगे, इसमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो नॉर्मली जो रिएक्शन के ऑर्डर्स हैं वो नंबर 1 0 ऑर्डर, नंबर 2 फर्स्ट ऑर्डर, नंबर 3 सेकेंड ऑर्डर और नंबर 4 थर्ड ऑर्डर. इसके अलावा भी है सूडो ऑर्डर्स, नेगेटिव ऑर्डर्स and so many other type of orders are there, but normal there is 0, first, second and third order reaction. okay, तो सूडो ऑर्डर और नेगेटिव ऑर्डर भी है ना. तो अब बात करते हैं इन सभी के बारे में. पहले जीरो ऑर्डर. तो जब कोई केमिकल रिएक्शन, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, जब भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है. when rate of chemical reaction is independent of concentration of reactants. ठीक है, तो reactants हैं लेकिन रिएक्शन रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रही. जैसे मान लीजिए प्लांट्स के पास बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड है और बहुत सारा वाटर है, लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज देयर, बट अगर लाइट नहीं है तो रिएक्शन आगे कैरी आउट नहीं होगा. तो लाइट वहां पर मेन फैक्टर है. मतलब जब रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा तब उसको हम कहेंगे जीरो ऑर्डर. when the rate of reaction is depends on concentration of one reactant are directly proportional to concentration of reactant, it is first order. when the rate of reaction is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट्स, और जब दो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के चेंज पर डिपेंड करेगा तो सेकेंड ऑर्डर. तीन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा तो इसको हम क्या कहेंगे? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे. तो और डेफिनेशंस आर वेरी इजी. अब हम बात करते हैं वन बाय वन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में. तो अबाउट जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर, मेनली जो हमको काम करना है वो आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑर्डर पे मेनली हमको काम करना है और बाकी सभी ऑर्डर्स में हमको उसके के की वैल्यू ध्यान रखना है, हाफ लाइफ पीरियड ध्यान रखना है और उनके एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन. जीरो ऑर्डर रिएक्शन शून्य कोटि की अभिक्रिया, और डेफिनेशन के बारे में मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है. द केमिकल रिएक्शन when the rate of chemical reaction is independent of concentration of reactant, or those chemical reactions in which rate of chemical reaction is rate of chemical reaction is independent of rate of chemical reaction is independent of concentration of reactants, independent of concentration of reactants. Those chemical reaction in which rate of chemical reaction is independent of concentration of reactants. वो रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है. ठीक है, अब हाउ टू एक्सप्रेस अ रिएक्शन उसके बारे में बात करते हैं. तो अगर कोई रिएक्शन ए है और ये बना रही है प्रोडक्ट, हाँ, दिस रिएक्शन फॉर्म
सम प्रोडक्ट। तो इनिशियली कोई प्रोडक्ट नहीं रहता है, आफ्टर सम टाइम देखो, तो इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ले लिया, इफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज ए एंड देयर इज नो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन प्रारंभिक सांद्रता, और कुछ समय के बाद आफ्टर टाइम टी, आफ्टर सम टाइम अगर ये x बन गया तो ये क्या हो जाएगी a माइनस एक्स। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a इज नाउ a माइनस एक्स, तो a का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा a माइनस एक्स। और अगर ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, इफ दिस रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर, इट मींस द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी। तो हाउ टू एक्सप्रेस रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस एक्स टू द पावर 0, क्योंकि हमें स्पेस की जरूरत है इसलिए मैंने इसको रब कर दिया है ना। तो यहां पे रेट क्या हो जाएगा, रेट is directly proportional to a to the power minus x to a to the power a minus x to the power 0। तो रेट इक्वल टू हो जाएगा नाउ रेट इक्वल टू के a माइनस एक्स टू द पावर 0। इसका मतलब रेट रिएक्टेंट के चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है। और रेट को हम कैसे लिखते हैं, रेट इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ dx by dt। तो हाउ टू एक्सप्रेस रेट को dx by dt से भी लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा dx by dt इक्वल टू के a माइनस एक्स टू द पावर 0, है ना। तो और कैसे लिख सकते हैं, dx अपॉन a माइनस एक्स, dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू के dt, dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू के dt। इसको नीचे ले लिया, इसको ऊपर कर दिया, है ना। तो एट द इंटीग्रेशन ऑफ द इक्वेशन, तो ये आ गया आपका a माइनस एक्स, तो a माइनस डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के a माइनस एक्स। तो a माइनस एक्स पे तो डिपेंड करेगी नहीं, तो a माइनस एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, है ना। a माइनस एक्स इज नथिंग इज हियर, तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब और ऐसे और कैसे लिख सकते हैं, a माइनस एक्स टू द पावर 0 है तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, मतलब। तो ये हो जाएगा आपका dx अपॉन डी टी, डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू के, डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू के। तो इंटीग्रेशन ऑफ द इक्वेशन, ऑन इंटीग्रेशन, अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन, ओके। तो इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पे सभी के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, उसके फॉर्मूले हैं, तो आपको वो ध्यान रखना है। तो कैसे लिख सकते हैं, इसको मैंने यहाँ पे भी ले लिया था के डी टी, तो नाउ इट इज एक्सप्रेस लाइक डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल टू के ऑफ डी टी, के ऑफ डी टी, ओके। और इसके लिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है x इक्वल टू के टी प्लस सी। व्हाट इज द फॉर्मूला, x इक्वल टू के टी प्लस सी। तो इफ t इक्वल टू 0, मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो t0, तो जो डिसइंटीग्रेटेड पार्ट है, जो टूटा हुआ सब्सटेंस है, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो टूटेगा क्या, कुछ नहीं, ठीक है। तो x इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, दिस कंडीशन में x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया 0, t इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0, तो बचा क्या, नाउ व्हाट हैपेंस, तो c इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, तो t इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया आपका 0, x इक्वल टू 0, और उस कंडीशन में c इक्वल टू ऑल्सो 0, तो c इक्वल टू भी क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब dx इक्वल टू के टी बाय इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू के डी टी, ऐसा हमारे पास था, है ना। तो x इक्वल टू क्या बचेगा इसमें, x इक्वल टू के टी, इफ x इक्वल टू के टी प्लस सी, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, c इक्वल टू x इक्वल टू क्या था, के टी प्लस सी, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो नाउ x इक्वल टू व्हाट, फिर से जब वैल्यू रखोगे तो इफ c इक्वल टू 0, देखो c इक्वल टू कितना है 0, तो यहाँ पे जब 0 रख दोगे तो x इक्वल टू कितना बचेगा, x इक्वल टू बचेगा के टी, तो x इक्वल टू क्या हो जाए, k इक्वल टू क्या हो जाएगा यार, k इक्वल टू x बाय टी, k इक्वल टू व्हाट, x बाय टी। तो दिस इज द
disintegration constant for first order, this is the disintegration constant for zero order reaction. ये zero order reaction के लिए disintegration constant का फॉर्मूला है. This is the disintegration constant for zero order reaction, K equal to x by t. ठीक है, हमको केवल काम है K equal to x by t का. ये डेरिवेशन जो है वो बोर्ड एग्जाम्स में आ सकती है, ये बात बोर्ड एग्जाम्स के बच्चों के लिए काम आ सकती है, बाकी हमें कोई काम नहीं है. हमें बस ये ध्यान रखना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए K इक्वल टू क्या आ जाएगा, x बाई टी आ जाएगा. अब बात करते हैं हाफ लाइफ पीरियड की जीरो ऑर्डर के लिए. तो हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड. तो नॉर्मली हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, हिंदी में कहते हैं इसको अर्धा आयु काल, है ना. तो वो टाइम, द टाइम टेकन इन डिकम्पोजिशन ऑफ हाफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टाइम टेकन टू लेफ्ट हाफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना. जैसे किसी का एज जो है वो 100 ईयर है और वो अगर 50th बर्थडे मना रहा है तो देयर इज 50 साल खत्म हो गए या 50 साल बचे हुए हैं. तो दिस इज द हाफ लाइफ पीरियड. और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के लिए कॉमनली ये डिफाइन होता है. तो इट इज द टाइम टेकन इन डिकम्पोजिशन ऑफ हाफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के आधी मात्रा के विघटन में लगने वाला समय, या जब आधी मात्रा शेष रहती है तो उस समय जितना समय लगता है उसको कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड. इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट. और रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मोर द हाफ लाइफ पीरियड मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द एलिमेंट. जितना हाफ लाइफ पीरियड ज्यादा होगा उतना एलिमेंट का स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा. तो अब बात कर लेते हैं हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. इसका डेरिवेशन करके देख लेते हैं. K की वैल्यू इसके लिए आ गई थी x by t. K is the here x by t. The time required to reduce the initial concentration of reactant to half. The time required to reduce the time required to reduce the initial concentration, time required to reduce the initial concentration, time required to reduce the initial concentration of reactants, initial concentration of reactants to half. जितने समय में किसी क्रियाकारक के प्रारंभिक सांद्रता की आधी मात्रा शेष रहती है, ठीक है, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इट्स कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड. ओके, इट्स कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड. तो यहां पे ए की वैल्यू जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ए, ये क्या हो जाएगा ए नॉट बाई टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए बाई टू, और टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू व्हाट, टी हाफ. तो जो कंसंट्रेशन है वो इनिशियल का हाफ हो जाएगी और टी क्या हो जाएगा, टी हाफ. टी इज डिनोटेड बाय टी हाफ. ओके, हाफ लाइफ की जगह टी को हाफ से डिनोट करते हैं. तो के इक्वल टू क्या आ गया था, एक्स बाय टी. तो के इक्वल टू एक्स बाय टी. तो डिसइंटीग्रेटेड अमाउंट है x, है ना, तो x भी कह सकते हो आप इसको. x इक्वल टू क्या, a बाई टू. बचा हुआ अमाउंट कितना है शुरू का, a बाई टू. तो k इक्वल टू आ जाएगा a नॉट बाई टू इनिशियल बाई टू बाय t की जगह क्या आ जाएगा, t हाफ. t की जगह क्या आ जाएगा, t हाफ, है ना. तो t हाफ, तो t हाफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज a बाई टू आ गया और टी हाफ. तो टी हाफ इक्वल टू आ जाएगा हियर टी हाफ का. तो हाफ का यहाँ कोई मीनिंग नहीं, लेकिन यहाँ पे a बाई टू है, ये ध्यान रखना है. तो ये हो गया a बाई टू. तो a इनिशियल बाय टू इंटू के इज द हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड है. तो दिस इज द हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड है, ठीक है. अब हम बात करेंगे
नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखो ये डेरिवेशन वेरिएशन कुछ नहीं आएंगे, केवल k की वैल्यू आ जाएगी, t की हाफ की वैल्यू आ जाएगी। तो k की वैल्यू कितना आ गया था यहाँ पे x/2 और t हाफ कितना आ गया a initial by 2k, a initial by 2k is the t half for zero order reaction. The most important thing is here the example of the zero order, examples for zero order reaction. तो examples for zero order reaction, तो zero order reaction के examples पे बात करेंगे। नंबर 1, ओके, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन मतलब फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लाइट, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो सभी फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो है वो लाइट के प्रेजेंस के कारण होते हैं। ठीक, जैसे मैंने कहा H2 प्लस Cl2 ultraviolet radiation, it gives chlorine HCl, it gives HCl. So this is zero order reaction. This is zero order reaction. Number 2, decomposition of N2O on hot platinum surface. Decomposition of N2O on hot platinum surface. Okay, अत्यंत गर्म प्लाटिनम की सतह पर N2O का नाइट्रस ऑक्साइड का विघटित होना। तो N2O प्लाटिनम सरफेस, हॉट प्लाटिनम सरफेस, इट गिव्स N2 प्लस हाफ O2, N2 प्लस हाफ O2, N2 प्लस हाफ O2. So this is decomposition of nitrous oxide. Nitrous oxide is called laughing gas. Okay, next, decomposition of ammonia. Decomposition of ammonia. Decomposition of ammonia in presence of molybdenum or tungsten. In presence of molybdenum or tungsten. In presence of molybdenum or tungsten surface. तो molybdenum या tungsten surface पर अमोनिया का डिकम्पोज होना, molybdenum और tungsten, N2 प्लस 3H2, N2 plus 3H2. तो decomposition of ammonia in presence of molybdenum or tungsten surface is the example of zero order reaction. Another example पे एक दो और example है, एक और है, उस पर भी बात कर लेते हैं। Examples जितने मिल जाएं उनको अलग से भी नोट करना है। तो ये जो example वाले कॉलम है ना, इसमें एक दो लाइन छोड़ के रखेंगे नोट्स में, ताकि कोई नया एग्जाम्पल मिल जाए तो आप उसको लिख पाओ, है ना। कुछ एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन के समय भी मैंने फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के कुछ एग्जांपल्स बताए थे, तो उसको भी ढूंढ लीजिएगा हाई प्रेशर और लो प्रेशर पर। ठीक है, अगला, डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस। डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस। डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस, HI का गोल्ड सरफेस के ऊपर डिकम्पोज होना, दिस इज H2 प्लस I2। ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये सब भी एग्जाम्पल्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हैं। और जीरो ऑर्डर रिएक्शंस वो होती है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, जो क्रिया कारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, और K की वैल्यू x/T और T हाफ की वैल्यू A/2K। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इसके एग्जांपल। अब नाउ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो व्हेन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, व्हेन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, व्हेन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, व्हेन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to, when the rate of chemical reaction is
directly proportional to, when the rate of chemical reaction is directly proportional to change in concentration of reactant, change in concentration of reactants, reactant, change in concentration of reactant. सीधे हम ऐसा कह सकते हैं, when the rate of chemical reaction, or when the rate of chemical reaction, when the rate of chemical reaction, when the rate of chemical reaction depends on change in concentration of one reactant, okay. When the rate of chemical reaction depends on change in concentration of one reactant, जब रासायनिक अभिक्रिया का वेग एक क्रियाकारक के सांद्रता में परिवर्तन पर निर्भर करता है, अथवा एक क्रियाकारक के सांद्रता पर निर्भर करता है. Rate of chemical reaction depends on concentration of change in concentration of one reactant. It is called first order reaction. तो उसे हम कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी हमारे सिलेबस वाले जो क्वेश्चन है नीट और जेई में जो क्वेश्चंस कवर होते हैं, इट इज बेसिकली फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्डर. इट इज ऑलवेज फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्डर, है ना. तो हमेशा वो फर्स्ट ऑर्डर से ही रिलेटेड रहते हैं. तो फर्स्ट ऑर्डर में हमने पढ़ा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो ए इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. अगर कोई सब्सटेंस ए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इट्स इनिशियल अमाउंट इज ए. अगर इसका इनिशियल अमाउंट ए है, स्मॉल ए है, तो देयर इज द इनिशियल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज 0 0. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज हियर. नाउ आफ्टर टाइम t, और कुछ समय t के बाद अगर ये x बनता है, इफ x इज द प्रोडक्ट, देन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज a माइनस एक्स. तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? a माइनस एक्स हो जाएगा. एंड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. और क्रियाकारक अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक के सांद्रता के समानुपाती होता है. Rate of chemical reaction is directly proportional to change in concentration of reactant. तो rate of reaction is directly proportional to a minus x. और कैसे लिख सकते हैं? Rate equal to k a minus x, where a is the disintegration constant, a minus x. Okay, how to more express? dx by dt equal to k a minus x. dx by dt equal to कैसे लिख सकते हैं? k minus x, है ना, के ए माइनस एक्स. और कैसे लिख सकते हैं? डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू के डी टी, इक्वल टू के डी टी. ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना. डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू के डी टी. इंटीग्रेशन ऑफ द इक्वेशन. अब इसका इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेशन, और जब इसको इंटीग्रेशन के लिए लेके जाओगे, हाउ टू द मैनेज द साइन. तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू k इंटीग्रेशन ऑफ dt, k dt. और यहाँ पे जो फॉर्मूला है इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेशन का, माइनस लॉग e टू द बेस a माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी. ये फॉर्मूला है, माइनस लॉग e टू द बेस a माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी. तो वही वाली कंडीशन पिछली वाली, इफ t इक्वल टू 0, मतलब अगर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, अभी रिएक्शन हमने स्टार्ट नहीं किया, t इक्वल टू 0, x इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? देन ब्रेकिंग अमाउंट भी 0, t इक्वल टू नॉट, तो x इक्वल टू भी नॉट. अगर t 0 हुआ तो देखिए यहां पे इफ t इज 0 तो क्या बचेगा? k और t 0, ठीक है. k को k से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 0. और x इक्वल टू 0 तो कितना बचेगा? x इक्वल टू 0 तो a माइनस 0 तो कितना बचेगा? ये a बचेगा. नाउ माइनस लॉग
ई टू द बेस ए इक्वल टू सी। ठीक है, तो सी की वैल्यू हमने यहां से निकाल लिया, माइनस लॉग ई टू द बेस ए इज द वैल्यू ऑफ सी। ओके, तो ये दिस इज द वैल्यू ऑफ सी। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट इट इन इक्वेशन 1। ओके, इसको उठा के इक्वेशन 1 में रखो, तो सी की वैल्यू ले आए, मतलब हम कुल मिला के ये, तो क्या हो जाएगा देखो, माइनस लॉग ई टू द बेस ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी, और सी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस लॉग ई टू द बेस ए, माइनस लॉग ई टू द बेस ए। सी की वैल्यू कितने निकाल लिया हमने, माइनस लॉग ई टू द बेस ए। अब के को बाहर ले लो या के टी को पूरा बाहर ले लो, तो के को जब बाहर ले लोगे तो ये आ जाएगा लॉग ई टू द बेस, लॉग ई टू द बेस ए अपॉन ए माइनस एक्स बाय टी, लॉग ई टू द बेस ए अपॉन ए माइनस एक्स बाय टी। ओके, और जब फिर यहां से के की फाइनल वैल्यू पे जाने की कोशिश करोगे, लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में चेंज करोगे, लॉग बेस ई टू लॉग बेस 10 चेंज, लॉग बेस ई टू लॉग बेस 10, तो क्या हो जाता है 2.303 का मल्टीपल हो जाता है, तो क्या हो जाएगा k इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, दिस इज द फाइनल डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो नाउ द फाइनल k इज 2.303 बाय टी लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। और अगले लेक्चर में जब हम लोग हाफ लाइफ पर बात करेंगे तो पहले इसके सभी एस्पेक्ट्स पे बात कर लेंगे। व्हाट इज द के डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, टी इज द टोटल टाइम, ए इज द इनिशियल अमाउंट, एक्स इज द अमाउंट डिसइंटीग्रेटेड एंड ए माइनस एक्स इज द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर डिसइंटीग्रेशन। तो सभी पॉइंट्स पर हम बात कर लेंगे फिर इसका टी हाफ डिराइव करेंगे और इस पे आगे के क्वेश्चंस कैरी ऑन करेंगे। ओके कमांडोज, थैंक यू।